अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बाज़ औक़ात साइंसदान ऐसे मसाइल में घिर जाते हैं कि एक छोटा सा सवाल ढूंढने के लिए उन्हें कई दिहाइयां लग जाती हैं। ऐसे बहुत से सवालात आज भी रियाजी में, मैथ में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी बहुत सी इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम साबित नहीं कर पा रहे। और बात सिर्फ रियाजी की नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाएं तो हमें बहुत से ऐसे सवालात का सामना है जिनके जवाबात हमारे पास नहीं हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको, सच्ची कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि एक साइंसदान के बारे में है। 10 सालों से वो एक छोटे से सवाल पर, जिसका जवाब बहुत बड़ा था, फंसे हुए थे। और फिर एक नई टेक्नोलॉजी ने, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसे सिर्फ 20 मिनटों में सॉल्व किया। तो मैं आपको लेकर चलता हूं उस सवाल की तरफ। आपको पहले वो सवाल समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसका जवाब कैसे हमें फौरन दे दिया और इसका मतलब क्या है। तो हम चलते हैं डॉक्टर मार्सिलो सोजा की तरफ, जो कि साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में। उम्मीद है कि मैंने ये नाम सही लिया होगा, मार्सिलो सोजा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे नाम अमूमन ऊपर नीचे हो जाते हैं, नाम ही इतने मुश्किल होते हैं। 10 साल पहले ये एक जगह पर स्टक हुए क्योंकि ये बात कर रहे थे, ये रिसर्च कर रहे थे एंटीबायोटिक्स की, और एंटीबायोटिक्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स को बेहतर करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। अगर आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये वो गोलियां हैं, वो ड्रग्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया को या तो ख़त्म करने के लिए, उसकी इन्फेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, या उससे स्लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया ये इन्फेक्शंस इंसानों में फैलाता रहता है। बैक्टीरिया अच्छा भी होता है और बैक्टीरिया इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं है तो आप खाना भी हजम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया से हमें बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एंटीबायोटिक्स वायरल बीमारियों को ख़त्म नहीं करता, वायरस को नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया को करता है। इसलिए अगर आप सीजनल फ्लू में एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो उसका आपको खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। अब सवाल ये है कि एंटीबायोटिक्स किस तरीके से बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। उसके कई तरीके हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का भी एक स्पेक्ट्रम होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की वॉल को, मेम्ब्रेन को, बाहर की वॉल को, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती हैं। कुछ बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस की एबिलिटी को ख़त्म कर देती हैं। अब वो प्रोटीन्स आगे नहीं बना सकते, उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कुछ उनके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं, और ये काम एंटीबायोटिक्स कर रही होती हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता एंटीबायोटिक्स का आदी होता जा रहा है। इसको कहते हैं रेजिलियंस। एंटीबायोटिक रेजिलियंस इख्तियार कर रहा है बैक्टीरिया। आप आज जो एंटीबायोटिक खाते हैं वो हमेशा नहीं खा सकते, क्योंकि बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता उसका तोड़ निकालता है और फिर कुछ अरसे के बाद वक्त उसको दरकार होता है, और कुछ अरसे के बाद बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। वो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म नहीं कर सकती, जिसकी वजह से अब एंटीबायोटिक्स आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक पेट्री डिश दिखाई जाती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं। पहले 0 लिखा गया, उसका मतलब वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं है। फिर 1 का मतलब है कि निस्बतन स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। फिर 10 का मतलब है 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। 100, 1000, तो 10 की वैल्यू के साथ, पावर के साथ, हमने एंटीबायोटिक्स, जो ताकतवर एंटीबायोटिक्स हैं, वो वहाँ पर रखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता, उसे होना नहीं चाहिए था उस जगह पर, लेकिन बैक्टीरिया 0 से शुरू होगा जहाँ पे कोई एंटीबायोटिक नहीं है, उसको वो फैलता जाएगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाएगा। फिर 1 जहाँ पर एंटीबायोटिक है, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, फिर उससे ज़्यादा, और इन द एंड वो उस इलाके में भी आ जाएगा जहाँ पर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही चीज़ हमारी दुनिया में इंसानों के साथ हो रही है। हमने इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली हैं कि अब बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता उन एंटीबायोटिक्स का तोड़ निकालता जा रहा है, और इसी वजह से एंटीबायोटिक्स
का जो बिजनेस है वो वायबल नहीं रहा, क्योंकि हर 11 साल 12 साल के बाद हमें एंटीबायोटिक चाहिए। इतनी जल्दी ना तो उस पर रिसर्च हो सकती है, ना उसका बिजनेस मॉडल बन सकता है, ना ही वो बनाई जा सकती है, फिर वो स्प्रेड नहीं की जा सकती और कंपनियों को फ़ायदा नहीं होता। तो अब एंटीबायोटिक्स आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेशन की तरफ जा रही हैं और कंपनियों का, स्पेशली जो मेडिकल की कंपनियां हैं, उनका इंटरेस्ट एंटीबायोटिक्स में ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन बात आती है हमारी सेहत की भी, कि फिर हमारा क्या होगा और हम किस तरीके से बैक्टीरिया की कॉज की हुई इन्फेक्शंस को ख़त्म कर सकेंगे। तो उसकी अप्रोच बड़ी सिंपल है और बड़ी मज़े की है। एक तरीका यह है कि आप बैक्टीरिया को मारें। अब बैक्टीरिया को तो हम मार चुके हैं, हमारे पास बड़ी एंटीबायोटिक्स ऐसी थी कि जिन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया। लेकिन मसला ये आता है कि कुछ अरसे के बाद बैक्टीरिया इतना पावरफुल हो जाता है कि अब वह एंटीबायोटिक उसे मार नहीं सकती। तो हमने क्या करना है, हमने बैक्टीरिया का जो रेजिलियंस मैकेनिज्म है उसको तोड़ना है। वो जो मैकेनिज्म है जो कि उसको ज्यादा ताकतवर बनाता है। बैक्टीरिया को तो हम मार चुके हैं, हमें उसे नहीं मारना, हमने उसको ताकतवर बनाने वाला, रेजिलियंस बनाने वाला मैकेनिज्म उसको तोड़ना है। और उसको जब हमने तोड़ दिया तो हमारी आज की एंटीबायोटिक्स भी बड़े अच्छे तरीके से इस बैक्टीरिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो रेजिलियंस है, उसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं एक रिसर्च ग्रुप की तरफ जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में है और वो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस पर स्टडी कर रहे हैं। 10 सालों से वो फंसे हुए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। और उसकी वजह यह है कि वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को देख रहे हैं। अब बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, जिस किस्म के बैक्टीरिया को हम देख रहे हैं, हर बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जिस बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे हैं उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करती है और एंटीबायोटिक्स जो उसकी मेम्ब्रेन से अंदर दाखिल होती है ताकि वो उससे ख़त्म कर सके, वो उससे उन एंटीबायोटिक्स को अंदर नहीं दाखिल होने देती। तो वो अपनी मेम्ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करता है और ये मेम्ब्रेन को बेहतरी करने के लिए उसे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होती हैं, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, वो उसके अंदर घुसती हैं, यानी एंटीबायोटिक्स घुसती हैं और वो उसे मारती हैं। तो अब बैक्टीरिया साहब क्या करते हैं, वो अपनी उस मेम्ब्रेन को चेंज करते हैं ताकि एंटीबायोटिक उसके अंदर घुस ना सके। यहाँ पर भी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस ज़रूरी है, चाहे वो बैक्टीरिया का ही हो। खैर हमारे मुल्क में तो चादर और चारदीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसने तहिया किया है कि वो अपनी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस ज़रूर रखेगा। एंजाइम्स ये मेम्ब्रेन चेंज कर सकती हैं। अगर इन एंजाइम्स को हम पकड़ लें, इनको समझ लें और इनको डिफीट कर लें, तो अब बैक्टीरिया मेम्ब्रेन को चेंज नहीं कर सकेगा और एंटीबायोटिक्स उसके अंदर चली जाएंगी। और साथ साथ ये भी बता दूं कि एंजाइम्स फंक्शनल प्रोटीन्स भी होती हैं। सारी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती, लेकिन सारी एंजाइम्स प्रोटीन भी हो सकती है। तो हम इनको इंटरकनेक्टेड भी कह सकते हैं या इंटरचेंजेबल कह सकते हैं, नाम ले सकते हैं। अब बैक्टीरिया की जो एंजाइम्स हैं जो कि उसकी मेम्ब्रेन को कंट्रोल करती हैं, वो बहुत ही नोटोरियस हैं। उनकी शोहरत अच्छी नहीं है कि वो क्रिस्टलाइज नहीं करते। आपका सवाल होगा कि आखिर क्रिस्टलाइजेशन की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें इन प्रोटीन्स की, इन एंजाइम्स की स्ट्रक्चर के बारे में मालूम करना है। अगर इनके स्ट्रक्चर के बारे में मालूम कर सकते हैं तो फिर हमें इन्हें डिफीट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में मालूम करने के लिए बेचारे साइंसदान 10 सालों से लगे हुए हैं, यहाँ पर वो फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो तरीकाकार है किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए, वो ये है कि पहले उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेके आए, जो कि यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहा जाता है। इस प्रोसेस में हम क्रिस्टल पर एक्सरे बीम बरसाते हैं और उसके बाद वो जब एक्सरे बीम जाती है वो प्रोटीन से लगती है जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होती है और स्कैटर करती है। उसके स्कैटर होने से जो उसका पैटर्न बनता है उससे हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन की शक्ल क्या होगी। तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक बंदे को दीवार के साथ थोड़ा सा आगे खड़ा कर दें और टॉर्च उसके सामने कर दें, तो अब उसका पीछे साया बन जाएगा। उस साये से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि बंदे की दाढ़ी है कि नहीं है, बंदे के बाल हैं कि नहीं है। ये सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज तरीका नहीं है, इसलिए हम इसमें कामयाब नहीं हो कर पाए, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ नहीं रही थी एंजाइम्स, और अगर आती थी तो प्रॉपर तरीके से हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर नहीं पता चलते थे। 10 साल से हम यहाँ पर फंसे हुए थे। लेकिन फिर आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जानते हैं कि गूगल डीप माइंड का एक सॉफ्टवेयर है जिसे अल्फाफोल्ड कहा जाता है, जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को डिकोड करता है और वो हमें बताता है कि इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं तो उसके फंक्शन के बारे में आपको पता लग जाता है। तो ये किस्म का बड़ा
एक कह लें कि खुफिया काम है कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आप जान गए तो आपको पता लग जाएगा ये प्रोटीन काम कैसे करती है। इस सॉफ्टवेयर ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए 20 मिनट लिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया से वो एंजाइम्स ली, वो प्रोटीन्स ली, उनको प्योरीफाई किया ताकि वो अलग अलग, क्योंकि मल्टीपल एंजाइम्स थी। उसके बाद उन एंजाइम्स को इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट किया गया। ये हमें नहीं बताया गया कि किस तरीके से किया गया। फिर क्या हुआ कि उस सॉफ्टवेयर ने इन एंजाइम के 20 मिनट में, कुछ जगह पर 30 मिनट लिखा हुआ है, कुछ जगह पर 30, चले हम 30 मिनट कर देते हैं, 30 मिनट में हमें स्ट्रक्चर बता दिया। जब हमें स्ट्रक्चर पता चल गए तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोटीन को या इन एंजाइम्स को शट डाउन कर दें। अब मल्टीपल प्रोटीन्स हैं और मल्टीपल प्रोटीन्स ये काम कर रही हैं कि उसकी मेम्ब्रेन को ऐसा ऐसा मजबूत करती जा रही है। जो एंटीबायोटिक आती है वो शुरू में आ जाती है अंदर, वो मार देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया अपनी चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको मेक श्योर कर रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि चार दीवारी का तकद्दुस ना रहे, क्योंकि वो तो हम चाहते ही हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में। तो हम ये करते हैं कि उसकी जो एंजाइम है उसको ही ख़त्म कर देते हैं। अब जब उस एंजाइम को हम ख़त्म करेंगे तो अब क्या होगा कि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो एंटीबायोटिक को आने से नहीं रोक सकेगी, और यही एंटीबायोटिक्स जो कि अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं यही काम करेंगी, और यही दवाइयाँ मुस्तकबिल में, अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, यही दवाइयाँ मुस्तकबिल में आप यूज़ करेंगे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से खात्मा हासिल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ये एक मेजर अचीवमेंट होगी अगर हम ये काम कर सकें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, अल्फाफोल्ड का बहुत बड़ा रोल है, जो कि एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर है। जुलाई 2021 में सबसे पहले इसने हेडलाइंस बनाई, और उस वक्त इसने अल्फाफोल्ड ने 3,50,000 प्रोटीन्स की प्रिडिक्शन की थी कि इनका स्ट्रक्चर ये होगा, और बाद में हमें अंदाज़ा भी हो गया कि काफ़ी हद तक ये प्रिडिक्शंस ठीक थी। तकरीबन 20,000 से ज़्यादा वो प्रोटीन जो इंसान के अंदर मौजूद हैं, ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं, उनकी प्रिडिक्शन भी इनसे ली गई थी। लेकिन उसी साल 2021 की दिसंबर में तो इन्होंने तबाही डाल दी। इन्होंने 200 मिलियन प्रोटीन्स की प्रिडिक्शन कर दी स्ट्रक्चर की, कि भाई इनके स्ट्रक्चर ये हैं, इनके स्ट्रक्चर ये हैं। अब जब हमें 200 मिलियन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर पता चल गए तो उनके फंक्शन पता लग गए, उनके फंक्शन पता लग गए तो अब हमें पता लग गया कि सारे ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से काम करते हैं, वो एनर्जी किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, लाइफ फॉर्म्स कैसे बनती हैं, क्योंकि प्रोटीन तो बेसिस है लाइफ फॉर्म बनाने का। और ऐसी प्रोटीन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है जिसके बारे में हम अभी तक जानते नहीं थे। आने वाले वक्तों में बायोलॉजी बिल्कुल बदलने जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बायोलॉजी को मुकम्मल तौर पे बदलने जा रही है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और आप बायो नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे मुल्क में तो अलग अलग कर दिए जाते हैं ना, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और बायो नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स फ्यूचर में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आप एक ऐसे साइंसदान हों जो कि मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन कर रहे हों वायरस के शेल्स के, या आप एक ऐसे साइंसदान हो जो कि अल्फाफोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी को डिवाइस करने में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।